मतलब 2200 है, तो इसको 750 के हिसाब से 22 और 7 29, 29.5 नहीं देना चाहिए था क्या? तो इसमें भी तो चोरी कर रहा है। जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं भाजपा के एक बड़े नेता, एक बड़ा आदिवासी चेहरा और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य विष्णुदेव साय जी, जो पहले भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आज हमारे साथ जनता से जुड़ी हुई सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। साय जी, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। जी धन्यवाद। सर, कल ये जो करडेगा में जो कुछ हुआ, ये किस तरह का ये मसला था, थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, करडेगा चौकी के अंतर्गत सिमड़ा गांव है और सिमड़ा का एक मोहल्ला है डूमर बहार। तो डूमर बहार में यादव लोग रहते हैं, उनकी एक पूरी बस्ती है और वहीं पर लगा हुआ एक समुदाय विशेष की भी बस्ती है और बीच में एक यादव का दुकान है, मकान है रोड किनारे में। तो हर साल वहाँ पर जन्माष्टमी मनाते हैं और जैसे कल जन्माष्टमी थी तो परसों शाम को वो लोग तैयारी की दृष्टि से बैठे थे और 3 मोहल्ला वाले बैठे थे। इस बार वो लोग तय किए थे कि पहले तीनों मोहल्ला में अलग अलग जन्माष्टमी मनाते थे, लेकिन इस बार तय किए कि एक साथ मनाएंगे। और जब बैठक चल रहा था उसी बीच में एक समुदाय विशेष के लोग दारू वारू पी के वहाँ पर आए और गाली गलौज करना शुरू किए कि तुम लोग यहाँ पर जन्माष्टमी नहीं मनाओगे और कैसे मनाते हो देख लेंगे। और जो यादव समाज के लोग हैं उनके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किए कि तुम लोग यादव लोग कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तलवार से काट देंगे सब और बहुत भद्दी गालियों का प्रयोग किए और घर में घुस के मारपीट भी किए। और उनका जो वो मकान था जिसमें वो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उसमें ताला लगा दिए, तालाबंदी कर दिए। उसके बाद जब ये समाचार मिला हमारे लोगों को तो दूसरे दिन तो सब लोग जमा होना शुरू किए करडेगा में चौकी में। फिर हम लोगों को भी पता चला, तो हमने एसपी से बात की कि इस तरह का मामला है और ये तो बहुत गंभीर बात है कि भाई जन्माष्टमी कैसे मनाने नहीं देंगे, कौन होते हैं रोकने वाले। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम तत्काल एसडीओपी को भेज रहे हैं और एसडीओपी वहाँ गए भी, बराबर वो जानकारी हमको दे रहे थे। और फिर रात को हम लोग भी सब दल बल के साथ, हमारे जिला के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, महामंत्री भरत सिंह जी, हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के जिलाध्यक्ष बलराम भगत और बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर गए तो भारी आक्रोश था और ये पता चला कि मतलब करडेगा चौकी में शासन के दबाव से और यहाँ के विधायक के दबाव से मतलब कुछ भी होता है, उनके एक फ़ोन से लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जबकि हमारे लोग कितना वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। एक आदमी का वहाँ पर पूरा मवेशी भैंस चोरी करके ले गए, नामजद रिपोर्ट है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर क्षेत्रीय विधायक का अगर फ़ोन जाता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब ऐसा करने वाले, मारपीट करने वाले, धमकाने वाले ये विधायक के आदमी थे? जी बिल्कुल, वो तो स्पष्ट बोल रहे थे कि सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे और कैसे मनाते हो जन्माष्टमी हम देखते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के लोगों से ही मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल इशू बना रही है, चुनाव का वक्त है, ऐसा कोई मसला नहीं था, मसला ज़मीन का था। ऐसा कुछ पता चला क्या? कोई ज़मीन उमीन का मामला नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है तो जाए ना, दूर तो नहीं है ना, जाए वहाँ पर पूछें, गाँव वालों से, एक पीड़ित लोगों से पूछें। ये कोई कौन अधिकार दे दिया इनको, किसी का घर ये लोग तालाबंदी कर देंगे या घर में घुस के मारेंगे। हम लोग किसी समुदाय विशेष का कोई त्यौहार होता है तो कोई अड़चन करते हैं क्या? लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय बात है और ये तो कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जन्माष्टमी मनाने से रोका जाए। सर, आप कहते हैं कि विधायक के जो लोग हैं जन्माष्टमी मनाने से रोक रहे हैं और विधायक को लोग सनातनी कह रहे हैं कि असली सनातनी का काम कर रहे हैं। ये चुनावी सनातनी है, तो ये तो यही लोग हैं कांग्रेस के लोग जो भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं।
और चुनावी सनातनी है। अब इनको लगता है कि बिना हिंदुओं के इनका नैया पार नहीं होगा, इसलिए मतलब हिंदू बनने का लोग ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, और ये पूरा मतलब चुनावी सनातनी है। जैसे ये कांग्रेस विधायक का दावा है कि इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए, कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कई धार्मिक आयोजनों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये हिंदू वोट को ठगने का काम करते हैं। यही विधायक हैं जो मतलब सोगड़ा का सर्वेश्वरी समूह है, अवघड़ आश्रम है, और पूरे लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। वहाँ भी एक मतलब अधिकारी के पदस्थापना के लिए किस तरह से लिखित में मतलब आश्रम का माफ़ी तो मांगिए सर। माफ़ी मांगने से क्या होता है? किसी को आप अपमानित कर दिए और माफ़ी मांग दिए तो हो जाएगा क्या? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अपमान है। सिर्फ सर्वेश्वरी समूह का ही मतलब वो अपमान नहीं है, पूरे हिंदुओं का वो अपमान है। तो मतलब ये माफ़ी काफ़ी नहीं है, आपका कहना है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे माफ़ी हो जाएगी? इतना बड़ा अपमान कर देंगे और माफ़ी कोई मांग ले तो कोई माफ़ी मिल जाएगी क्या? लेकिन जब ये बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाजपा एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोई नहीं। अब हम लोग, उनकी सरकार है, उसमें हम लोग कैसे बचा सकते हैं? उनका मुख्यमंत्री है, खुद वो संसदीय सचिव है, तो उनकी चलेगी। अभी तो हम लोग का कौन सुनेगा यहाँ? जो उनके समर्थक थे उनका कहना यह है कि जिस अधिकारी को लेकर जो मसला खड़ा हुआ है, वो अधिकारी किसानों को पानी देने से और जो नहर का मसला था तो दिक्कत उसमें हो रही थी और इसलिए शिकायत की गई। नहीं तो ऐसा अधिकारी था तो वो ट्रांसफ़र करा देता ना। इसमें मतलब अवघड़ आश्रम को सर्वेश्वरी समूह को लपेटने का क्या मतलब उसको मतलब ज़रूरत था? वो तो सक्षम था, संसदीय सचिव है, सरकार का एक अंग है, उसके चाहने से क्या इसका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा क्या? उसके एक फ़ोन से इसका ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन उसमें इतना जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है सोगड़ा आश्रम, उसको मतलब लपेटने का क्या मकसद है? ये तो सरासर हिंदुओं का अपमान है। सर, चुनाव 1-2 महीना बाद चुनाव यहाँ पर होने वाला है, तो चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा या हिंदू मुस्लिम, या जो ये हिंदू ईसाई का मुद्दा रहेगा, धर्म का मसला रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानकर काम कर रही है। और आप देखेंगे, चाहे वो भारत सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की, या प्रदेश की सरकार हो, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लिए काम करती है। और यहाँ भी जितना विकास हुआ है तबकरा क्षेत्र में भी, चाहे छत्तीसगढ़ में भी, चाहे देश में भी कह लीजिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी का देन है। चाहे वो किसानों के लिए जनधन खाता खोलने की बात हो, 45 करोड़ जनधन का खाता खुला है। आज 11 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के यहाँ मतलब शौचालय का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना में गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर दिया गया है। ये सब तमाम काम विकास का हुआ है। आज गांव-गांव को डामर रोड से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आज गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये सब सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। सर, कांग्रेस कहती है कि 15 साल में भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं किया, जितना काम 5 साल में ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। और लोग पहले जानते नहीं थे कि विधायक क्या है, लेकिन इन्होंने दिखाया कि विधायकी क्या होती है। इस पर क्या आपका वो रिएक्शन? नहीं तो विकास पर बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 15 साल में क्या क्या विकास किए हैं हम बता देंगे, और वो 4.5 साल में क्या किए हैं वो बताए ना। हर समाज के लोगों को भवन दे रहे हैं। वो तो हम लोग भी पहले दिए हैं, आज ऐसा कोई समाज नहीं है। हम भी 20 साल सांसद थे, आज ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको भवन नहीं दिए हैं। जो भी समाज हमारे पास आया, वो चाहे कंवर समाज हो, चाहे रौतिया समाज हो, चाहे मतलब खेरवार समाज हो, चौहान समाज हो, सभी समाज को हम लोगों ने भी दिया है। तो ये मतलब तो ये जो सामाजिक लोगों को जो दे रहे हैं ये भवन, इसका क्या समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा चुनावी दृष्टिकोण से अगर बात करें? देखिए, समाज पर अब दे रहे हैं, वो सरकार का पैसा दे रहा है, कोई अपने घर का तो दे नहीं रहा है। और प्रतिनिधि है तो कुछ तो करेगा ही। लेकिन ये सारा विकास का जो काम है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, आज एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना में आदरणीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने किया है। लोग 55 साल तक राज किए इस देश में। आज़ादी को हम लोग को 75 साल हो गए। 75 साल में
करीब 55 साल इन लोगों का एक छत्र राज रहा, इनके प्रधानमंत्री रहे, इनके मुख्यमंत्री रहे, तो ये लोग क्या किए? छत्तीसगढ़ राज बना के ये लोग नहीं दे सकते थे क्या? छत्तीसगढ़ राज बना के क्यों नहीं दिए लोग 55 साल में? जब हमारी सरकार आई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो मतलब छत्तीसगढ़ राज बनाए। ये लोग गांव-गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पूंजी मुहैया कराने के हिसाब से कम ब्याज में ये लोग नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। आज मतलब खाता नहीं खोल सकते थे क्या? इनके प्रधानमंत्री खुद बोलते थे, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा मतलब इधर उधर लीकेज हो जाता है, 15 पैसा वो गांव तक पहुंचता है, वो स्थान तक पहुंचता है। तो आज जनधन खाता खोल के 100% राशि पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये सब काम इन्होंने क्यों नहीं किया? और इसी का परिणाम है कि आज ये लोग कहाँ पर हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। अगर अच्छा काम किए होते, विकास का काम किए होते, सभी वर्गों का ख्याल किए होते, तो आज इनकी जो दुर्गति है होती क्या? नहीं होती दुर्गति इनकी। सर, अगर कुनकुरी विधानसभा की बात करें तो विधायक का दावा है कि 15 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही। पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा राय जी रहे यहाँ पर, लेकिन कोतेबीरा और म्याली जैसे जगह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जब विधायक यूडी जी बने तो म्याली आज डेवलप हो गया है और कोतेबीरा में फुट ब्रिज बनाया जा रहा है। देखिए, 1990 में पहली बार मैं विधायक बना, तपकरा से। उस समय तपकरा था, बाद में डिलिमिटेशन के बाद में कुनकुरी हो गया। उस समय क्या था और आज क्या है, मतलब 15 वर्षों में हम लोग की सरकार में क्या है। पूरा क्षेत्र में कितने गांव पहुंच विहीन थे, जहां राशन नहीं पहुंचता था। 4 महीने के लिए मतलब राशन एक साथ कहीं पर डंप किया जाता था। लेकिन आज ऐसे गांव को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चारों तरफ आप कुनकुरी क्षेत्र का देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, जिस गांव में मतलब एक घर में भी बिजली नहीं पहुंचा है, ऐसा कहीं नहीं है। सीसी रोड सब कुछ है। यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक में कॉलेज खोलने का काम हम लोगों ने किया है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो कुनकुरी में खोला है वो किसका देन है? आज जो भरले वाही लूट ले, कहे कि उसकी सरकार में वो मतलब मूल रूप ले रहा है, लेकिन सेंक्शन तो हम ही लोग करा है ना। तपकरा में 100 बेड का हॉस्पिटल कौन करवाए है? ये सारा काम, विकास का काम जितना भी हुआ है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में, सब भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा हारी क्यों सर 2018 में, क्यों हारी? अब देखिए, 2018 में तो लगातार 15 वर्षों तक हम लोग सरकार में थे। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी सरकार के प्रति में, और एक परिवर्तन का लहर भी था। और ये लोग एक लोक लुभावन जन घोषणा पत्र लाए थे। छत्तीसगढ़ में 36 वादा का एक जन घोषणा पत्र लाए थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि 36 वादा में एक भी वादा तो बता दें। अभी दूसरा चुनाव 2 महीने बाद में होने वाला है, एक वादा बता दें। हम 36 की बात नहीं करते हैं, एक वादा कोई वो लोग बता दें कि कर्जा माफ़ी 100% किसानों का कर दिए, या बेरोजगारी भत्ता सबको दे दिए, या सबको रोजगार दे दिए, या निराश्रित पेंशन जो ये लोग 1000 रुपया देने की बात किए थे उसको दे रहे हैं। अरे हम लोग जो 350 रुपया शुरू किए थे उसको 2-2, 3-3 महीना में दे नहीं पा रहे हैं, है ना। आज 16 लाख लोग यहाँ बेरोजगार पंजीकृत हैं। ऐसा नियम कानून बना दिया, अब चुनाव आ रहा है तो दाना डालने का काम कर रहे हैं। और दाना डालने के काम में ऐसा नियम कानून बना दिए कि 1 लाख भी अगर मतलब बेरोजगार यहाँ बेरोजगारी भत्ता पा जाएँ तो मतलब हम मान लेंगे। आज रोज़गार की लोग बात करते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग शहरों में ये लोग टंगवाते हैं कि 5 लाख लोगों को रोज़गार दिए। लेकिन जब हमारे विधायक विधानसभा में प्रश्न करते हैं तो उत्तर कितना आता है मालूम है? 22,000 का। कहे कि वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ झूठ बोलेंगे तो उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा सरकार इन लोगों का मतलब एक तरह से आंकड़े में चल रहा है, आंकड़े में चल रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं है। और इन लोगों को आने दीजिए नवंबर। कितना आक्रोशित है यहाँ की जनता, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ की महिलाएं। एक भी वादा ये लोग पूरा करने में सफल नहीं हुए। भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि 34 वादे पूरे कर दिए हमने। बोलते तो बताए ना कौन कौन सा वादा। मैं तो कई बार चैलेंज कर चुका हूँ, मतलब पब्लिकली चैलेंज कर चुका हूँ कि भूपेश बघेल एक वादा हमको 100% बता दें, मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन उनमें दम नहीं है। दम रहता तो एक कोई वादा तो पूरा करके बताएं, मतलब बता दें हमको 100%, हम राजनीति छोड़ देंगे।
सर अब एक आखिरी सवाल, जसपुर ज़िले में आप लगातार समय दे रहे हैं ना, लगातार आप जसपुर ज़िले में हैं, जसपुर ज़िले घर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। इस बार जसपुर ज़िले का परिदृश्य क्या होगा? देखिए, इस बार जसपुर ज़िले की तीनों सीट, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव, तीनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। ऐसा क्यों लगता है सर? विश्वास है हम लोगों को, मतलब पार्टी ने जो काम किया है यहाँ पर, और जो 4.5 वर्षों में जो यहाँ पर मतलब एक तरफा, मतलब एक तो या तो कहें हिंदुओं को धर्मांतरण यहाँ पर बढ़ा है, धर्मांतरण करने वाले को ये सरकार संरक्षण दे रही है, कोई उनमें भय नहीं है। गोहत्या यहाँ पर बढ़ी है, आपका क्या बोलना चाहिए, गायों का जो तस्करी है वो बढ़ी है, कोई लगाम नहीं है इस सरकार का। गुंडागर्दी बढ़ी है, रायपुर जैसे जगह में अब सरेआम दोपहर में चाकूबाजी हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल छत्तीसगढ़ में फेल है, कंट्रोल ही नहीं है इस सरकार का, तो पूरी तरह से सरकार फेल है। और आम जनता जान चुकी है कि इस सरकार से जनता का हित होने वाला नहीं है, और बेसब्री से सारा वर्ग विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये कहाँ फेंकाएंगे कांग्रेसी लोग, मतलब उसका पता नहीं चलने वाला। 2800 रुपये किलो धान इस बार तो लेगी सरकार, बता रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा किसानों के ऊपर? देखिए, आज 3600 आज एमएसपी कौन तय करता है धान का? भारत सरकार तय करता है। और एमएसपी की राशि कौन देता है? वो भूपेश बघेल का है क्या? देखिए, 18 में 1918 मतलब 2018 में जब ये लोग सरकार में आए तो इनके जन घोषणा पत्र में था कि हम 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे। उस समय एमएसपी था 1750 रुपया प्रति क्विंटल। तो उस समय कितना ये देता था? अंतर की राशि 500 और 750 रुपया है ना। लेकिन आज एमएसपी कितना है? 2184 है, मतलब 2200 है। तो इसको 750 के हिसाब से 22 और 7 29, 2950 नहीं देना चाहिए था क्या? तो इसमें भी तो चोरी कर रहा है। आज मतलब उस समय 750 रुपया प्रति क्विंटल अंतर दिया 2018 में, और आज 2022 में एमएसपी तो भारत सरकार बढ़ाया ना, और एमएसपी की सारी राशि भारत सरकार देती है, और यहाँ का धान खरीद के उसको मिलिंग करा के गरीबों में भारत सरकार बांटती है। और इतना ही नहीं, इनको मतलब हर क्विंटल में हैंडलिंग चार्ज इनको 300 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। उसमें बोरा खरीदना होता है, उसमें धान खरीदना होता है, उसमें मिलिंग कराना होता है। लेकिन ये लोग बोरा के लिए किसानों को तरसवाते हैं, और उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी को दोष लगाते हैं कि बोरा नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, आपको पैसा देते हैं। आपकी सरकार आएगी सर तो कैसे क्विंटल धान कर देंगे? अब वो तो आएगा। क्या बोलते हैं, घोषणा समिति बनी है, और विजय बघेल जी हमारे दुर्ग के जो सांसद हैं, जो 4 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं, वो चुनाव घोषणा समिति के संयोजक हैं, बराबर घूम रहे हैं और सारे सुझाव ले रहे हैं, सभी वर्गों का सुझाव ले रहे हैं, और बहुत अच्छा मतलब घोषणा पत्र हम लोगों का होगा। सर एक और सवाल, आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? पार्टी जहाँ से लड़ाए। हम तो आज तक, पार्टी का बहुत बड़ा एहसान है कि हमको मतलब 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व, तो ये कभी हमको मतलब पार्टी ने अपने आप दिया है। तो हम तो पार्टी जो हमको दायित्व देता है उसको ईमानदारी से, निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते हैं। बाकी उनका जो आदेश होता है, पार्टी के फैसले का वेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, पार्टी का आदेश। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय, जो काफ़ी मसलों पर चर्चा हुई और उन्होंने हर बात को बहुत बेबाकी से बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।